साथियों, आज हम बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में, डायबिटीज़ के विशेष कंपोनेंट के बारे में। अक्सर लोग ब्लड शुगर की जांच करवाते हैं और करवाना चाहते हैं, तो ये कुछ जानकारियां बहुत ज़रूरी होती हैं ब्लड शुगर में, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग क्या होता है, ब्लड शुगर पीपी या पोस्ट पेरेंडियल क्या होता है, खाना खाने के बाद वाला शुगर क्या होता है, ब्लड शुगर रैंडम क्या होता है, इनको नॉर्मली कितना होना चाहिए, इनकी नॉर्मल रेंज कितनी है, कितने से ज़्यादा हो जाए तो इसे डायबिटीज़ कहते हैं और कितने से कम है तो नॉन डायबिटीज़ है, कितनी एज में हमें शुगर करवानी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो एक लाइक बटन जरूर दबाइए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जाने कि ग्लूकोज होता क्या है, ब्लड शुगर होता क्या है। ब्लड शुगर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए जिम्मेदार होता है। और जो भी हम खाना खाते हैं उसका एंड प्रोडक्ट हमारे शरीर में पचने के बाद वो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए जिम्मेदार होता है। तो शुगर की बीमारी क्या होती है? जब अच्छी चीज़ भी अति हो जाए, जब ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। कम होना भी खतरनाक होता है, ज़्यादा होना भी खतरनाक होता है। तो लोग अक्सर जांच करवाना चाहते हैं, करवाते भी हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पीपी, पोस्ट पेरेंडियल, ब्लड शुगर रैंडम। तो हम जानते हैं इसके बारे में, ये होते क्या हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग क्या होता है, कैसे करवाना चाहिए और इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। ब्लड शुगर फास्टिंग का मतलब होता है खाली पेट में दिया जाने वाला खून। साधारणतः इससे पहले हम जान लें कि ब्लड शुगर की जांच खून के नमूने से की जाती है, ब्लड से की जाती है। इसके लिए थोड़ा सा एक वेन से ब्लड लिया जाता है 2 ml एक ट्यूब में, जिससे कि उसमें लैब में शुगर की मात्रा की जाँच की जाती है। ब्लड शुगर फास्टिंग का मतलब होता है कि खाली पेट में किया गया। तो कितने घंटे खाली पेट रहना है? 8 से 10 घंटा कम से कम खाली पेट में रहना है, जिससे इस बात का पता चलता है कि हमारा शरीर जब खाना नहीं मिल रहा है उस समय भी हमारी शुगर को कितनी रेगुलेट कर पाता है, नॉर्मली कितना रख पाता है, या फिर लीवर उसके अलावा भी शुगर को जो शरीर को दे रहा है उससे उसकी मात्रा बढ़ तो नहीं रही है। ये जानने के लिए ब्लड शुगर फास्टिंग किया जाता है। तो ब्लड शुगर फास्टिंग की सबसे पहली शर्त है कि 8 से 10 घंटा फास्ट में होना चाहिए। खून देने से पहले सिर्फ पानी पिया जा सकता है। पानी के अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाई जानी चाहिए जिसमें कि कैलोरी मिलती है, जैसे जूस हो गया और या चाय, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कैलोरी मिल सकती है वो चीज़ नहीं खानी है। उसे फास्टिंग लेवल कहते हैं। नॉर्मली ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल होता कितना है? नॉर्मल व्यक्ति जिसे डायबिटीज़ नहीं है उसका ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल 70 से 100 के बीच में होता है। इसमें से 5-6 आगे, 5-6 पीछे भी हो सकता है, यानी कि 5 कम या 5 ज़्यादा भी हो सकता है, जो टेक्निकल एरर भी हो सकता है या प्रिपरेशन की कमी भी हो सकती है। उसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो 70 to 100 फास्टिंग लेवल को नॉर्मल माना जाता है। तो 100 से ऊपर है तो क्या डायबिटीज़ है? 100 से अगर 125 के बीच में चला जाता है तो इसे प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से बाद में बात करेंगे। प्री डायबिटिक कंडीशन होती है और फास्टिंग लेवल अगर 125 से ऊपर चला जाता है तो इसे डायबिटीज़ माना जाता है। ये माना जाता है कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ है, दवा खानी पड़ेगी। और कभी कभी प्री डायबिटिक कंडीशन में भी दवा खानी पड़ती है, जिसका कि ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल 100 से लेकर 125 तक होता है, लेकिन इसके लिए और जाँच करने की आवश्यकता होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, पोस्ट पेरेंडियल या पीपी क्या होता है। अक्सर लोग पीपी शुगर के बारे में जानते हैं। पीपी का मतलब होता है पोस्ट पेरेंडियल या नाश्ते के बाद किया जाने वाला ब्लड शुगर। तो नाश्ते के बाद ब्लड शुगर करने की क्या शर्त होती है, क्या तैयारी करनी होगी? ब्लड शुगर पीपी करने से पहले, जब फास्टिंग लेवल का ब्लड आपने दे दिया है तो पीपी देने से पहले आपको खाना या नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है। और वो ब्रेकफास्ट कितना होना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है इस जांच के बारे में। अगर हमें सही रिपोर्ट चाहिए होती है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि नाश्ता कितनी मात्रा में किया जाए। तो नाश्ता करने के लिए साधारणतः इतना नाश्ता होना चाहिए जिससे कि 75 ग्राम ग्लूकोज के बराबर ऊर्जा प्राप्त हो, 75 ग्राम ग्लूकोज के बराबर एनर्जी निकले, इतना नाश्ता करना होता है। साधारणतः अगर एक सैनिक के नाश्ते के बारे में बात करेंगे तो वो इतना ग्लूकोज लेने के लिए
3 पूरी 2 अंडा और 1 गिलास चाय। और जो वेजिटेरियन होते हैं 3 पूरी 1 गिलास दूध और साथ में चाय। इसके साथ में उससे 75 से 80 ग्राम तक ग्लूकोज के बराबर एनर्जी प्राप्त होती है। इस तरह से हम अपने नाश्ते को सेट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक और पैमाना होता है कि कितना केजी आपका वजन है। 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से ग्लूकोज के बराबर एनर्जी मिलनी चाहिए। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेडिकल से रिलेटेड लोगों के लिए संभव होता है। साधारणतया एक नाश्ता जो रूटीन में हम रोज़ करते हैं, रोज़ जो नाश्ता करते हैं वही नाश्ता किया जाए पीपी ब्लड शुगर देने से पहले। रेगुलर अगर नाश्ता चेंज करते हैं तो उससे वास्तविक ट्रू वैल्यू शुगर की नहीं पाई जा सकती है। तो ब्लड शुगर पीपी होता कितना है, कितना नॉर्मल होना चाहिए, नॉन डायबिटिक व्यक्ति का कितना हो सकता है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसे डायबिटीज़ नहीं है, उसका पीपी लेवल 100 से लेकर 140 से कम माना जाता है। ये 100 से कम भी हो सकता है, लेकिन बिलो 140 ब्लड शुगर को नॉर्मल ब्लड शुगर माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कितना समय के बाद, ब्रेकफास्ट के कितने समय के बाद खून देना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये मैटर करता है कि ब्लड शुगर की वैल्यू आपकी ट्रू आई है कि नहीं आई है। आपके नाश्ते का पहला बाइट आपके मुंह में जाने के बाद ठीक 2 घंटे में जो ब्लड शुगर लिया जाएगा वो एकदम ट्रू वैल्यू होगी, क्योंकि नाश्ता आपके पेट में जाते ही उससे एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा, उससे ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है। और कुछ कहते हैं कि नाश्ता ख़त्म होने के बाद 2 घंटे के बाद, और कुछ कहते हैं कि नाश्ता शुरू करते समय, नाश्ते की पहली बाइट के साथ में। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, दोनों ही किया जा सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट बाइट के बाद 2 घंटे में किया जाए तो ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसमें ब्लड शुगर की मात्रा अगर 140 से कम आती है तो एक स्वस्थ व्यक्ति माना जा सकता है। इसके साथ में और भी क्राइटेरिया होते हैं। ब्लड शुगर पीपी अगर पहले दे दिया जाए, अक्सर लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में उन्हें जल्दी कहीं जाना होता है तो ब्लड शुगर 1 घंटे में दे देते हैं पीपी। नाश्ते के ठीक 1 घंटे के बाद अगर ब्लड शुगर पीपी आपने दे दिया है तो ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा एलिवेटेड होगा, क्योंकि जब भी नाश्ता खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद जो ग्लूकोज बनती है उसमें 1 घंटे में ग्लूकोज की पीक लेवल होती है, यानी कि वो लेवल 170 तक भी जा सकती है। और उसके बाद धीरे धीरे 2 घंटे में वो नॉर्मल लेवल में आती है, जितना कि शरीर को आवश्यकता होती है। यानी कि उस ग्लूकोज को पचाने के लिए शरीर 2 घंटे का समय लेता है, इसीलिए पीपी को 2 घंटे के बाद किया जाता है। पीपी का नॉर्मल बिलो 140, 140 से कम शुगर को नॉर्मल ब्लड शुगर पीपी माना जाता है। 140 से 200 के बीच में अगर आता है तो इस कंडीशन को प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। प्री डायबिटीज़ के बारे में एक स्पेशली विशेष वीडियो में बात करेंगे। और 200 से ऊपर चला जाए तो उसे डायबिटिक माना जाता है। तो प्री डायबिटिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद मेडिकल साइंस ऐसा मानती है कि डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होती है। कुछ अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियां कहती हैं कि इसे ठीक किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो मेडिकल एक विशेषज्ञों की निगरानी में इसे किया जा सकता है, लेकिन जो मेडिकल साइंस कहती है डायबिटीज़ क्योर नहीं हो सकती है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन प्री डायबिटिक कंडीशन को क्योर किया जा सकता है। तो इसलिए हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड शुगर की मात्रा इस लेवल में चली जाती है और इसके साथ कोरिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद प्री डायबिटीज़ आती है तो इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योर कर लेना चाहिए समय से। यानी कि समय से जागना बहुत ज़रूरी है, अगर सोते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। अब बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज रैंडम की, यानी कि प्लाज्मा ग्लूकोज रैंडम भी कहते हैं, ब्लड शुगर रैंडम भी कहते हैं। साधारण भाषा में हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं, मेडिकल भाषा में चिकित्सा विज्ञानी इसे प्लाज्मा ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। ब्लड शुगर रैंडम कितना होना चाहिए, कब लिया जा सकता है? रैंडम का मतलब किसी 24 घंटे में किसी भी समय लिया जाने वाला रक्त का नमूना जिससे कि ब्लड शुगर की जाएगी, उसे ब्लड शुगर रैंडम कहा जाता है। ब्लड शुगर रैंडम अगर 160 भी आती है इसे भी नॉर्मल माना जा सकता है, और अगर 90 भी आती है तो इसे भी नॉर्मल माना जा सकता है। ब्लड शुगर रैंडम सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पज से किया जाता है, इसका और ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। अगर किसी को कोई बेहोश हो गया, चक्कर आके गिर जाता है या कोमा वाली कंडीशन में नीचे चला जाता है तो स्थिति पता नहीं चलती है, ये जानने के लिए ब्लड शुगर रैंडम किया जा सकता है। इसे
ग्लूकोमीटर की मदद से भी किया जा सकता है। एक जो छोटी सी मशीन होती है उससे 1 मिनट में ग्लूकोज की मात्रा का पता चल जाता है, और इससे मशीनों के द्वारा लैब में भी किया जा सकता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा इसमें 200-250 से ज़्यादा होती है और कभी कभी 400 भी चली जाती है, अननोन पर्सन जिसने आज तक कभी जांच नहीं कराई उसकी ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा चली जाती है, तो रैंडम ब्लड शुगर से ये पता चल सकता है कि ये व्यक्ति डायबिटीज़ है, इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या किया जाए। और कभी कभी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। कुछ डायबिटिक पेशेंट जो दवा खाते हैं उनकी दवा अगर अप डाउन हो जाए, उनका खाना अगर नाश्ता ब्रेकफास्ट या खाना अप डाउन हो जाए या भूखे पड़े हैं काफ़ी देर से, तो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जा सकते हैं, जिससे कि उनको रिकवर करने में मदद मिल सकती है। इस काम के लिए ब्लड शुगर रैंडम किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आज की जानकारी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं कमेंट करके। अच्छा लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने साथियों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।